नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की गणित, ठीक है ना। तो इसका हमने 1 से 3 तक के जो अध्याय थे पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। यदि किसी कारण बस आप इनको नहीं समझ पाए, नहीं देखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी लिंकें दी गई हैं और सभी वीडियोज़ दी गई हैं सभी विषयों की, तो उनको आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम समझते हैं इसका जो अगला अध्याय है, अगला चैप्टर। तो यहाँ देखें कक्षा 7वीं की जो गणित का जो अगला अध्याय है, अगले अध्याय में दिया गया है सरल समीकरण। ये दिया गया है अध्याय 4, इसमें है सरल समीकरण, ठीक है ना। तो सरल समीकरण को जो यहाँ बीजगणित होती है, बीजगणित को हम इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए ये दिया है अध्याय 4 सरल समीकरण। तो इसको समझने से पहले थोड़े से यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसका जो है पूर्व नॉलेज, पूर्व ज्ञान दिया गया है, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है उसको भी हमने यहाँ पे जो सरल समीकरण बनते कैसे हैं, जो हमारी बीजगणित है, बीजगणित में ये सरल समीकरण होते हैं। तो हम देखें यहाँ पे दिया गया, देखिए सबसे पहले है व्यंजक। जब हम संकेतों को गणितीय संक्रियाओं के रूप में सम्मिलित करते हैं, ऐसे तो इनका जो उपयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से हमारे जो परिणाम मिलते हैं वो गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। और इसी प्रकार से हम देखें तो बीजीय व्यंजक भी हमें यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ बात आती है समीकरण की। समीकरण क्या होते हैं? समीकरण जिनमें समता बताई जाती है। समता का मतलब होता है तुल्य या बराबर। समता यानी तुल्य या बराबर, जहाँ बराबर का निशान हो उसे हम समता या समीकरण बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है ना। जब हम बराबर का निशान बना देते हैं तो हमारा ये जो है बायां पक्ष हो जाता है और इस तरफ का दायां पक्ष कहलाता है, बराबर बीच में निशान बना रहता है, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं हमारे समीकरण। जिनमें बराबर का निशान बना हो वो हमारे सभी समीकरण ही कहलाएंगे। तो यहाँ देखें समीकरण को इस प्रकार से इन्होंने कहा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसको हम लेफ्ट हैंड राइट, LHS और RHS, लेफ्ट यहाँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इस प्रकार से दिखाया गया है। हिंदी में भी लिखा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो किस प्रकार से ये होते हैं यहाँ देखें। उदाहरण के रूप में इन्होंने लिखा कि यदि हम इस प्रकार से कोई संख्या दी हो तो संख्या के तिगुने और x का योग 11 का योग 32 है, तो इसको समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ देखें x का 3 गुना 3x होता है और 11 इसमें जोड़ दें तो 3x धन 11 हो जाएगा और योग फल कितना मिलता है 32। तो यह 32 के बराबर लिखा जाता है। यह कहलाता है समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इस तरफ और ये दूसरे तरफ, तो यह बायां पक्ष और दायां पक्ष बताया गया है। और इसमें ये जो x है ये चर राशि बता रहे हैं कि ये चर राशि है, और यहाँ ये समता का निशान बता रहे हैं कि ये बराबर का निशान लगा हुआ है, यह एक समीकरण होगा, ठीक है ना। इस समीकरण में यह बताया जा रहा है कि इसमें देखें तो हम इसमें बायां पक्ष यानी इसको लेफ्ट हैंड राइट और दूसरे दायां पक्ष को हम राइट हैंड साइड बोलेंगे, ठीक। तो इसमें ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाती है समीकरण से। तो हम देख लेते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये क्या होता है समीकरण। समीकरण को इस प्रकार से हमें हल करना भी सीखना है। चलिए अब यहाँ देखें तो आगे इसमें प्रश्न जो दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ से शुरू हो जाता है और इसमें दिया गया है, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि किसी संख्या का 3 गुना, वहाँ लिखा था कि 3 गुना किसके बराबर है 11 जोड़ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या x का 3 गुना और 10 का योग 13 है, बराबर कितना है 13। तो हम यहाँ 3 का 10 में गुणा, x में गुणा करते हुए इसमें 10 जोड़ेंगे और बराबर में 13 लिख देंगे। तो ऐसा समीकरण कहाँ प्राप्त हो रहा है, इनमें से हमें इसको क्लियर करके लिखना था, छांट करके लिखना, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो यहाँ देखिए पहले प्रश्न इसमें ए में इसमें ही दिया गया है कि 3x धन 10 बराबर 13। तो हमारा ये जो है समीकरण बन जाता है और इसको हम यहाँ लिख लेंगे उत्तर के रूप में। और जो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है उसको यहाँ पे ये देखिए ABCD ये गोले के रूप में दिए गए हैं कि ए के सामने वाला गोला है कि बी के सामने की सी के की डी के। कौन सा गोला आपका सही है, तो ए वाला गोला सही है, तो ये वाले गोले को हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न 2 देखिए। इसमें देखिए यहाँ पे है कि संख्या b को 6 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होता है, तो इसके लिए समीकरण बताओ या समीकरण लिखो। तो b को 6 से विभाजित, अब हम यहाँ मान लीजिए इस प्रकार से लिखेंगे b, ये हमने b लिखा, विभाजित यानी बटे, ठीक है। तो यहाँ बटे में 6 आ जाएगा, विभाजित करना ना, b को 6 से विभाजित, तो हमने b बटे 6 लिखा और इनका प्राप्त होता है कितना बराबर 5,
ठीक है ना, 5 मिल जाएगा। तो b/6 बराबर 5, क्योंकि ये बराबर है, इसमें ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष है, दोनों बायां पक्ष दायां पक्ष, तो ये समीकरण कहलाएगा। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है b/6 बराबर 5। ये डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला गोला हम यहाँ पे भर देंगे और यहाँ उत्तर के रूप में b/6 बराबर 5 ऐसा लिख देंगे। ठीक है। अब प्रश्न 3 यहाँ देखें, प्रश्न 3 में भी बिल्कुल सरल दिया गया है, इसको भी हल करके हमें यहाँ पे भरना है। तो समीकरण x-3 बराबर यहाँ पे 0, इसका हल क्या होगा, तो इसको हम निकालेंगे। तो कैसे निकालें, देखिए यहाँ पे x-3 बराबर 0 समीकरण दिया गया, हल कैसे निकालेंगे। ये जो 3 रहता है x के साथ में, चर राशि के साथ में, तो जो चर राशि रहती है इसके साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें, हम इस 3 को यहाँ से हटा दें। हटाएंगे कैसे, जब ये धन 3 है तो ऋण 3 कर दें, यानी x में से 3 को क्या कर दें, घटा दें। तो यहाँ तो घटा लेंगे, तो दूसरे पक्ष में यहाँ भी हमें घटाना पड़ेगा, तब हमारे मान बराबर होंगे, क्योंकि ये समता जो रहती है ये बराबर दोनों पक्षों में एक जैसा मान चलते। यहाँ भी 3 घटाएंगे, यहाँ से 3 धन के ऋण के कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो x बराबर 0 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 3 मिलेगा, जो कि हमारा यहाँ x का मान होगा ऋण 3। ठीक है, ये b में दिया गया है, b वाला गोला यहाँ पे हम भर देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो प्रश्न चौथा दिया गया है। प्रश्न चौथे में लिखा है कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले चर का सही मान चुनिए। जो यहाँ पे चर राशि आती है, चर राशि का मतलब है x, y, z या कोई भी संख्या हो, हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD से x Z तक के, उनमें से कोई भी संख्या लिखी हो वो चर राशि कहलाएगी। तो यहाँ देखिए जो समीकरण दिया गया है, ये समीकरण, इस समीकरण में ये लिखा 4n लिखा है, यानी क्या है, ये एक प्रकार से हमारी जो चर राशि है n, ये चर राशि कहलाएगी और ये समीकरण है। तो ये जो है यहाँ पे बीजगणित में इसको समीकरण कहते हैं, ये बीजगणित है। ठीक है ना। तो 4n धन 17 बराबर 25 लिखा है, तो n का मान निकालिए। n को हमें यहाँ पे n बराबर सबको करना है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ 4n लिखे धन 17 लिखे बराबर में 25 है। तो हम क्या करेंगे, इस 17 का पक्षांतर करेंगे, या 17 पहले दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ें, सॉरी यहाँ धन है जुड़े हुए हैं, तो हम घटाएंगे, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 4n जब यहाँ से 17 घटाएंगे तो 25 में से भी 17 क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ 17 घटाएंगे तो यहाँ 17 कैंसिल हो जाएंगे, और बराबर में 25 में से 17 घटा दीजिए तो कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। तो 4n बराबर 8 मिल जाएगा। अब दोनों तरफ देखें, यहाँ तो यहाँ तो 8 है ही, यहाँ 4 में n का गुणा है, तो हम क्या करें, भाग दें, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे। तो यहाँ से 4 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ काटें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो n का मान कितना मिल जाएगा, 2। ये 2 हमें यहाँ लिखना है और देखना है कि ये किस ऑप्शन में 2 दिया गया है। तो बी वाले ऑप्शन में दिया, बी यहाँ लिख करके यहाँ बी वाला गोला भर देना। ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 5x बराबर 10 लिखा, तो इसको कैसे हल करेंगे, अभी जैसा हल किया कि 5x बराबर 10 है। तो यहाँ देखो जो चर राशि है, चर का ये 5 गुणांक है, तो गुणा में भाग करना पड़ता है। तो यहाँ दोनों पक्षों में 5 से भाग दे दें, ऐसा 5 से भाग दिया तो यहाँ x अकेला बच जाएगा, 5 कट जाएंगे, और 5 के यहाँ काट दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर भी x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 किस में दिया, यहाँ पर भी बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो ये बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ 2 लिखेंगे और बी वाला गोला भर देंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम देखते हैं ऋण 3/4 y बराबर ऋण 3/4, इसको हल करिए। तो यहाँ देखो, इसको हल करने के लिए इस प्रकार से हल करना है। इसमें जो समीकरण दिया गया है, यहाँ 2 पक्ष दिए हैं, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। ठीक है ना, और दोनों में भिन्न बनी हुई है, क्या है, भिन्न। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों में जो भिन्न है, इनके जो बटे में 3 और 4 लिखे हुए हैं, इन पे विशेष ध्यान रखना है। तो जो हमने देखा है, अभी आगे जो प्रश्न हमने हल किए थे, वहाँ पे दिया गया था कि इन सब के हमें चिन्हों को ध्यान में रखना है। तो धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण का गुणा क्या होता है, धन का गुणा क्या होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जब हम इनका पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो पक्षांतर बराबर के बायां पक्ष में राशि लाई जाती है दायां पक्ष से, तब चिन्ह बदलता है, और बायां पक्ष से दायां में, दायां पक्ष से बायां में कोई भी पक्ष को हम बदलते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है ना। तो धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और गुणा का क्या हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। यह परिवर्तन होता है आपस में, ठीक है, एक दूसरे का पक्षांतर करने पर। तो अब देखिए यहाँ पर देखें तो पक्षांतर करने पर धन का ऋण का धन यहाँ होगा। तो यहाँ देखिए 3 काहे में है, ये भाग में है,
तो हम पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो काहे में होंगे, ये भाग का गुणा, तो 3 का यहाँ गुणा रूप में हो जाएगा। तो हमने देखो 3 यहाँ गुणा के रूप में लिख दिए, तो यहाँ ऋण 4y बराबर ये आ गया। 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो ऋण 9 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऋण 9। और यहाँ पर देखें बटे, यहाँ पे ऋण 4 हैं, तो ये भी कहाँ जाएंगे, ये बटे में, क्योंकि गुणा का भाग हो जाएगा। तो ये गुणा में है तो बटे में जाएंगे, तो ये बटे में 4 आ गए, ऋण के 4, ये लिख दिए ऋण 4। तो यहाँ पर ऋण 3 से ऋण 3 काट दिया और 3 का 3 में गुणा 9, 4 का 4 में गुणा 16, तो 9 बटे 16 ये है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 7, अब इसको समझिए प्रश्न 7 को, क्योंकि ये जो यहाँ पे सरल समीकरण दिए रहते हैं इनको हल करना यही मेन रहता है गणित में, बीजगणित में। इनको हल करते बनना चाहिए पक्षांतर करके। और जो हमारी यहाँ संख्या पक्षांतर में धन की ऋण, ऋण की धन, गुणा की भाग और भाग की गुणा हो जाती है। यहाँ देखें प्रश्न 7 दिया है, इसमें है कि एक संख्या दी गई है x और उस x का चौथाई घटाने पर 4 मिलता है। अब देखिए यहाँ पे संख्या x है, x का चौथाई, चौथाई माने 1/4 है ना, तो x का चौथाई x/4 होगा। तो यहाँ लिख दिया हमने कि x की चौथाई जो होती है वो x/4 है। ठीक है। अब इसमें से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, इसमें से 4 घटाइए बराबर में 4 लिख दीजिए। देखो यहाँ पे x/4 में से 4 घटाया बराबर में 4 लिखा, ये क्या बन गया, समीकरण। यहाँ लिखा था समीकरण बनाइए, तो बस समीकरण बन गया। समीकरण बस बनाना, हल नहीं करना है। यहाँ प्रश्न 8 दिया गया है, प्रश्न 8 को देखिए। तो प्रश्न 8 में दिया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो हमें संख्या नहीं दी गई है, तो हम मान लेंगे कि माना वह संख्या जो है, मान लो x है। क्या मानी हमने, x। अब x हमारे पास संख्या आ गई x का 8 गुना, 8 का गुणा कर देंगे x में, तो कितना हो जाएगा, 8x। ये 8x मिल गया। अब इसमें 8x में क्या करना है, 4 जोड़ने पर, अब इसमें 8x में 4 जोड़िए और कितना मिलेगा, 60 मिल जाएगा। तो बराबर में हम 60 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8x धन 4 और बराबर में 60। ये समीकरण बन गया। क्या बन गया, ये समीकरण। अब हमें संख्या ज्ञात करना है। संख्या कौन सी है, संख्या x मानी है, तो x का मान ज्ञात करिए। अब इस समीकरण से हमें x का जो हमारा साथ में x है, इस x का मान निकालना है, यानी इसको सरल करना, हल करना है। तो 8x बराबर क्या होगा, धन के यहाँ 4 हैं, इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण के हो जाएंगे, बराबर के उस तरफ जाके देखिए चिन्ह बदल जाता है, ये 4। तो 60 में से 4 घटाएंगे 56 मिल जाएगा। और 8 क्या है, x का, ये गुणांक है, तो गुणांक का क्या होता है, भाग। बराबर के उस तरफ जाएंगे यानी नीचे जाएंगे तो भाग, ये भाग हो गया, गुणांक भाग में ले जाते हैं। अब इसको 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो उत्तर बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखना है। प्रश्न 9 देखिए, दिया है कि जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं, किसी संख्या को 6 से, एक संख्या दी है माने कोई संख्या है, उसका नाम नहीं है, तो कोई संख्या माने उससे को हम 6 से गुणा करते हैं, तो गुणनफल 5 है, उसमें से 5 को क्या करेंगे, फिर घटाते हैं, तो आपको 7 प्राप्त होता है। 7 को हम क्या लिखेंगे, बराबर में 7 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, मान लेना है कि वो संख्या x है, कोई एक संख्या x है, तो वो संख्या x है, x को 6 से गुणा करिए, ठीक है ना। तो इसको 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6x हो जाएगा। इसमें से जो 6x आएगा उसमें से 5 घटा दीजिए। यहाँ देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे प्रश्नानुसार अलग अलग नहीं लिखना, सीधा सीधा जगह कम होने के कारण। तो यहाँ लिख देंगे कि 6x में से क्या करना, 5 घटा देना, तो कितना मिला, 7, बराबर में 7 लिख दिया। ये समीकरण बन जाता है। अब इसको हमें हल करना है, क्योंकि हम जैसा हल करते जा रहे हैं कि हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ देखें x 6x के साथ में ऋण 5 है, तो इनका पक्षांतर होगा, 7 के इस तरफ आके धन के हो जाएंगे, जुड़ के 12 मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 6x बराबर 12। अब 6x ये गुणांक है, तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, फिर 6 से भाग या भाग के रूप में इसको ले जाएंगे, 12 के भाग में चली जाएगी संख्या 6, तो 6 से इसको काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, उत्तर बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक, इसी प्रकार से प्रश्न 10वां भी समझिए, बिल्कुल वैसा ही दिया गया है। इसमें भी है कि 3m ऋण, यहाँ पे लिखा है 3m ऋण 14 बराबर 4। अब यहाँ पे 3m ऋण 14 बराबर 4 दिए गए हैं, तो सीधा सीधा समीकरण है, m का मान निकालना है। m चर राशि है। हमने बताया कि कोई भी आपके वर्ण जो रहते हैं, अल्फ़ाबेट जो हैं, कोई भी अक्षर यहाँ पे लिखा जा सकता है, वो हमारी चर राशि है। 3m ऋण 14 बराबर 4 है, तो इसको हम लिखेंगे कि पक्षांतर करने पर इस 14 का पक्षांतर किया, 4 में हम 14 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ ऋण के थे,
तो 14 4 18, 3m बराबर 18 आ गया। अब दोनों पक्षों में या तो ऐसा लिख देते हैं या पक्षांतर करते हैं कि ये गुणांक है तो भाग में चला जाएगा, या लिख दीजिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक है ना। तो ये भाग में आ गया। चाहे तो सीधे उठा के लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, तो 3 3 भाग के कट जाएंगे, बटे में यहाँ 3 रह जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो m बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे देखें प्रश्न 11वां दिया गया है। प्रश्न 11 में है कि 5/2x है। अब ये x के साथ में ये भिन्न है 5/2, तो 5/2x वो बराबर में लिखा है 10 है, तो यहाँ इसको लिखा है हल करो, यानी x का मान निकालो, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, चाहो तो आप इनका पक्षांतर करके, जैसा बताया था कि भाग की राशि हमारे गुणांक में जाती है और गुणांक की राशि भाग में, बस सीधा सीधा बदलना है। या यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, ये दूसरा तरीका है कि दोनों पक्ष में ये भाग में है ना तो गुणा करेंगे, भाग में है तो गुणा करना, गुणा में है तो भाग करना, बस है वही चीज़। तो यहाँ पे देखिए बटे में 2 हैं, तो हम दोनों पक्षों में 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, और 10 में 2 का गुणा हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने से ये सीधा सीधा कट जाता है। तो 5x बराबर कितना मिला, ये 20 मिल गया, ठीक। अभी देखिए 5 गुणांक में है ये, तो हम क्या करेंगे, गुणा की जगह भाग, तो हमने यहाँ लिख दिया दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर। अब हमने यहाँ 20 में भाग दिया, 5x में भाग दिया, 5 5 कट गए, 20/5 आ गए, 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20, x बराबर 4 मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 12वां देखिए। 12वें प्रश्न में है कि किसी संख्या के 3 गुने, किसी संख्या है, कोई संख्या, उसका हमें क्या करना है, 3 गुणा करना है, और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने उदाहरण के रूप में भी इसको समझा था। माना वह संख्या x है, x का 3 गुना क्या मिलता है, 3x। अब हमें 3x में क्या करना है, 11 को जोड़ना है, तो 3x में 11 जोड़ दिया, बराबर कितना मिल जाएगा, योग 32, ये बराबर में लिख दिया, ये समीकरण बन गया। अब इसको हल करिए, तो 11 का क्या करेंगे, पहले पक्षांतर कर दिया, 32 में से 11 घटा दिए, 3x बराबर यहाँ 21 मिल गया, ठीक। अब यहाँ गुणांक है, तो गुणांक का क्या करते हैं, दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, या इसको सीधे 21 में डायरेक्ट भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 21/3, और 3 से काटेंगे, 30 7 21, x बराबर मिल जाएगा 7, ठीक। यह हमारी संख्या का मान होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में है कि कोई एक किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण जो है बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके आधार कोण बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना, तो उसके जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, वो हमें दिए गए हैं। तो हम उनको मान लेंगे कि माना समद्विबाहु त्रिभुज के जो समान कोण हैं या आधार के कोण हैं वो हमारे क्या हैं, x हैं। हम उनको ऐसा मानेंगे कि ये x हैं, ठीक है। और जब हमारा ये त्रिभुज के दोनों कोण आ जाते हैं, तो यहाँ पे शीर्ष का कोण दिया गया है, शीर्ष का कोण कितना दिया, 40 दिया गया है, ठीक है ना। तो हमारे पास तीनों कोण हो जाएंगे, तो हम तीनों कोणों का योग जानते हैं, क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने इनको जोड़ दिया तीनों कोणों को इस प्रकार से, और यहाँ पे लिख दिया है कि x धन 40 बराबर कितना आ गया, 180। इस प्रकार से हम इसको 180 बताते हुए लिखेंगे, और इन x और x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, x को जोड़ा तो ये 2x मिल गया, और इस 40 का पक्षांतर कर देंगे, 180 में से 40 को घटाएंगे तो 140 मिलेगा। तो ये 2 गुणांक है, बटे में चला जाएगा, यहाँ इसको काट दीजिए, 2 7 14, 0 का 0, तो x बराबर कितना मिल गया, 70। तो हमारे दोनों कोण क्या होंगे, वो 70 अंश के दोनों कोण हो जाएंगे। शीर्ष का एक कोण दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है 14वां प्रश्न। इसको देखिए, इसमें है कि रीमा के पिता की आयु, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, और उनकी आयु रमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो रीमा की आयु बताओ क्या है। तो रीमा का जो पिता है उसकी आयु 49 वर्ष है, और उनकी आयु रीमा की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष अधिक। तो पहले तो यहाँ समझिए कि जो उनकी आयु है रीमा की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले हमें रीमा की आयु निकालना है, तो जो हमें निकालना होता है उसी को मान लेते हैं हम कि माना रीमा की आयु x वर्ष है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए। अब यहाँ जो दिया गया है कि आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार
कि x का 3 गुना 3x, उसमें क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे और बराबर में कितना लिखेंगे 49। ये 49 दी गई है, ठीक है ना, 49 के बराबर है। तो यहाँ हम 4 का पक्षांतर करेंगे, 49 में से 4 घटाएंगे 45। तो ये दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे, या 3 ये गुणांक में है तो बटे में चला जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंद्रह 45, 3 एकम 3, 3 पाँच 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। ये हो जाएगी रीमा की आयु, ठीक है ना। तो रीमा की आयु कितनी निकल आई 15 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 15वां प्रश्न, इसको समझिए। आपकी किताब में ये दी गई है, एक पहेली दी गई है और इस पहेली को समझना भी है और हल करना है। तो यहाँ देखिए, इसको पढ़ते जाइए और इसको समझिए। मैं एक संख्या हूँ, संख्या का नाम नहीं दिया गया है, तो इसमें दिया है कि मैं एक संख्या हूँ। अब संख्या को x मानेंगे। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और उसमें 50 जोड़ दो। तो संख्या मानी हमने x को 7 बार, 7x उसमें 50 जोड़ा है, तो कितना हो जाएगा 7x धन 50। इसके तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी 40 और चाहिए। तो यहाँ देखिए शतक कितने का होता है 100 का, ठीक है ना। तो यहाँ तिहरा शतक 300 का हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कि माना मैं एक संख्या x हूँ, 7 बार लेने पर मैं 7x बन गई, ठीक है ना। इसमें 50 जोड़ दिया तो 7x धन 50 होगा, तिहरा शतक 300 होगा, है ना। इस तक पहुँचने के लिए अभी 40 की आवश्यकता है। यदि हम इसमें 40 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 300। ये मैंने 40 जोड़ दिए, ये समीकरण बन गया हमारा बराबर 300। 40 और 50 को जोड़ेंगे कितना होगा 90, 90 का पक्षांतर कर दिया तो 7x बराबर आ गया 210, ठीक है। x बराबर 210 बटे 7, 7 से इसको काट दिया, 7 एकम 7, 7 21, x बराबर कितना आ गया 30। तो वह संख्या क्या होगी 30 होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको निकालना है। चलिए ठीक है ना, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।